दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन, कोड है 4007, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। अब से पहले मैं एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। दूसरी बात, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है, क्वेश्चन 1 नहीं देखा है, उसकी समझ में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखना है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पेपर में आने की जो संभावना है वह 70% बनी रहती है। ठीक है, और यह क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर और 20 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, मध्यस्थों की नियुक्ति। मध्यस्थ एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मध्यस्थ मतलब जैसे कोई दो पक्ष हैं, ए और बी, दो पक्ष हैं, इनके बीच किसी भी प्रकार से सुलह कराना या विवादों का निपटारा करना, ठीक है, उसको कहते हैं मध्यस्थ। और यहां पे बोला है मध्यस्थों, मतलब एक से अधिक मध्यस्थों की यहां पर बात हो रही है। मतलब इन दोनों पक्षों का समझौता कराने के लिए एक से अधिक मध्यस्थों की जरूरत होगी, इसलिए तो यहां पर बोला है मध्यस्थों की नियुक्ति। ठीक है, तो यहां पर इसलिए बोला है इनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जा सकती है, उसके बारे में यह क्वेश्चन है और इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये सब इस क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आंसर है हमारा मध्यस्थों की संख्या धारा 10 उपधारा 1 के अनुसार। यहां पर क्या बोला है, जो मध्यस्थों की संख्या सुलह और विवाद को सुलझाने के लिए, सुलह करने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए जो मध्यस्थों की जो जरूरत पड़ेगी उसकी जो नियुक्ति होगी फिर धारा 10(1) के अनुसार होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पक्षकारों को मध्यस्थों की संख्या के निर्धारण की स्वतंत्रता देती है कौन? यह धारा, धारा 10(1). पक्षकारों को, पक्षकार कौन है? ये पक्षकार हैं और एक ये पक्षकार हैं। पक्ष दो होंगे लेकिन पक्षकारों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, चलो। पक्षकारों को, ये धारा पक्षकारों को मध्यस्थों की संख्या के निर्धारण की स्वतंत्रता देती है, परंतु यह शर्त कि पक्षकारों की संख्या सम नहीं विषम होनी चाहिए। ये शर्त मतलब एक तो इनको आज्ञा देती है कि आप अपनी पसंद से पक्षकारों को ये छूट देती है कि आप अपनी पसंद से मध्यस्थों को चुन सकते हो। ठीक है, लेकिन एक इन पर नियम लागू करती है कि जो आप मध्यस्थ चुनोगे वो आप विषम संख्या में चुनोगे। ठीक है, जैसे 5, 3, 1, 7, 9, इस प्रकार से, यानी विषम चुनोगे आप। आगे चलते हैं, दोबारा समझ लो। धारा 10(1) पक्षकारों को मध्यस्थों की संख्या के निर्धारण की स्वतंत्रता देती है, परंतु यह शर्त कि पक्षकारों की संख्या सम नहीं विषम होनी चाहिए। दोनों बात मैंने यहां पे समझा दी है। आगे चलते हैं। यह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 10(1), इस अधिनियम की धारा 10(1) अंतरराष्ट्रीय आदर्श विधि के अनुच्छेद 10(1) से ली गई है। ये जो धारा है, इस अधिनियम की जो धारा है, मध्यस्थम और
सुलह अधिनियम 1996 की जो धारा है 10(1) ये ली गई है अंतरराष्ट्रीय आदर्श विधि के अनुच्छेद 10(1) से। कहां से ली गई है? अंतरराष्ट्रीय आदर्श विधि के अनुच्छेद 10(1) से ली गई है। धारा 10(1) तथा अनुच्छेद 10(1) में अंतर यह है कि धारा 10(1) के अंतर्गत पक्षकारों की मध्यस्थों की संख्या निर्धारित पर प्रतिबंध है। ठीक है, यहां पर देखो क्या बोला गया है। इसमें हमने क्या पॉइंट देखे। सबसे पहले ये जो 1996 का अधिनियम है, इसकी जो धारा 10(1) है ये अंतरराष्ट्रीय आदर्श विधि के अनुच्छेद 10(1) से ली है। दूसरी धारा 10(1) तथा अनुच्छेद 10(1) में अंतर है दोनों में। ये तो धारा हो गई, ठीक है, 10(1) और ये अनुच्छेद 10(1), इनमें क्या है? अंतर है दोनों में। क्या अंतर है वो देखते हैं। धारा 10(1) के अंतर्गत पक्षकार की मध्यस्थों की संख्या निर्धारित पर प्रतिबंध है। ठीक है, धारा 10(1) के अनुसार क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध मान लो, प्रतिबंध मान लो या शर्त मान लो। ठीक है, शर्त क्या है? आप जो है मध्यस्थों की संख्या विषम रखोगे, ये इसका प्रतिबंध या शर्त मान लो। ठीक है, लेकिन जबकि अनुच्छेद 10(1) में पक्षकारों की संख्या संबंधी शर्त नहीं है। इसमें क्या बोला है कि आपकी ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप मध्यस्थों की संख्या सम या विषम कुछ भी रख सकते हो, सम विषम रख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको अच्छे से अभी तक समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996। पुराने अधिनियम, एक पुराना अधिनियम और था मध्यस्थ तथा सुलह अधिनियम। कौन सा था? मध्यस्थ और सुलह अधिनियम। एक तो हो गया 1996, एक इससे पहले था 1940। ठीक है, बिल्कुल यही मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1940 पहले एक था, उसके बाद बना 1996। आगे पढ़ते हैं। पुराने अधिनियम की विलंबकारी प्रक्रिया से बचने तथा सुरक्षित बनाने के लिए धारा 10(1) में यह व्यवस्था करता है कि मध्यस्थों की संख्या सम न होकर विषम हो। देखो यहां पर एक बात बोली है, पुराने अधिनियम की विलंबकारी प्रक्रिया। जो हमारा पुराना अधिनियम था मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1940, इसकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी। ठीक है, इससे बचने के लिए धारा 10(1) में यह व्यवस्था करता है कि मध्यस्थों की संख्या सम न होकर विषम हो। 10(1) क्या कहता है? ये हमारा 10(1) की प्रतिबंध और शर्त है कि जो मध्यस्थों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी? विषम होगी। विषम क्यों होगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, थोड़ा डीपली। जैसे यहां पर पक्षकार ए है और पक्षकार बी है, इन दोनों को झगड़ा सॉल्व करने के लिए यहां व्यक्ति आए। यहां पर सपोज करो, हम एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, यानी सम संख्या के अनुसार व्यक्ति थे। हम एग्जांपल ले रहे हैं 2 का। एक व्यक्ति ने इधर वोट गिर दी, एक व्यक्ति ने इधर वोट गिर दी, तो इनका फैसला कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से 4 ले लो, दो लोगों ने इधर वोट गिर दी, 2 लोगों ने इधर वोट गिर दी, तो भी कोई फैसला नहीं होगा। 6 ले लो, 3 ने इधर गिर दी, 3 ने इधर गिर दी, कभी फैसला नहीं होगा, दोनों इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब आप कहोगे कि सर 6 में तो ऐसे भी हो सकता है कि 1 इधर डालें और 5 इधर डालें,
तो भाई एक बात बताओ, ये सिर्फ एक संभावना मात्र तो ही है। क्या है? संभावना है। हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें क्या होगा, एक डाउट बना रहेगा कि यार पता नहीं कैसे निर्णय होगा। सम भी हो सकता है दोनों तरफ, सम सम, और ये मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे 3 3 बराबर हो भी हो सकते हैं। और संभावना ये भी है कि कम और ज्यादा भी हो जाए। तो ये एक कैसी रीति थी? विलंबकारी। सपोज करो एक बार 6 लोग हैं, मध्यस्थ 6 लोग हैं, एक बार 3 3 आ गया, इन्होंने दोबारा अंदर गए, फिर दोबारा वोट डाली, फिर ये 3 3 आ गए, फिर दोबारा वोट डाली तीसरी बार, जब 1 और 5 आए। तो ये क्या थी? विलंबकारी नीति थी, प्रक्रिया थी। ठीक है, इसको सुधारने के लिए इन्होंने बोला कि जो मध्यस्थ होंगे, अब यहां पे आ जाओ, वो 1 3 5 7 या 9 इस कैटेगरी में होंगे, पक्षकार ए और पक्षकार बी। अब जैसे एक है मध्यस्थ, अब उसने दोनों के वादों को, तथ्यों को, ठीक है, दोनों के वादों को और तथ्यों को सुना। वाद का मतलब ये नहीं है कि केस डालना होता, वाद मतलब जो इनकी समस्या है उनको सॉल्व सुना। उसके आधार पर अगर जैसे एक है यहां पर, तो उसने एक को, किसी एक के पक्ष में निर्णय दे दिया, तो ये क्या है? समझौता हो जाएगा। या कहीं 3 मध्यस्थ हैं, ये 7 मैंने है गलत कर दी, 9 गलत कर दिया है। 3 है, एक ने इधर वोट कर दी, 2 ने इधर वोट कर दी, तो भी जीत जाएंगे। या तीनों की एक तरफ ही वोट हो जाए, ऐसे 5। या तो 5 में क्या ऑप्शन बनता है? 1 4 2 3 3 2 2 1, ऐसे करके ये ऑप्शन बनता है। ये हालांकि क्या है, एक बार में ही निर्णय आना तय है। तो इसलिए यहां पर विषम मध्यस्थों की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, नियम बनाया गया था, जिससे कि विलंब ना हो और जल्दी से सुलह समझौता हो जाए, विवादों का निपटारा हो। संख्या सम न होकर विषम हो, जिससे मध्यस्थों के निर्णय बहुमत के आधार पर निश्चित किए जाएं। बहुमत यानी वोट के आधार पर। भाई जैसा कि अभी मैंने बताया है, जिधर की वोट ज्यादा रहेंगी उधर ही वोट, जिधर की वोट ज्यादा रहेंगी और वोट के आधार पर वही पक्ष जीत जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यस्थों की नियुक्ति। धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करती है। धारा 11 आदर्श विधि के अनुच्छेद 11 का आदर्श प्रारूप है। पहले क्या बोला है? धारा 11 जो है मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करती है। जो ये देखो 10(1) में क्या है कि ये जो मध्यस्थ हैं वो सम होंगे या विषम होंगे, इस बात का निर्णय करती है। क्या करती है? कि विषम होंगे। लेकिन जो 11 है ये क्या नियुक्त करती है? बारे में प्रावधान नियुक्त करती है, मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान नियुक्त करती है। ठीक है, कि वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे, कितने सदस्य हो सकते हैं, और सब जो और अन्य नियम है वो 11 बनाती है। धारा 11 आदर्श विधि के अनुच्छेद 11 का आदर्श प्रारूप है, क्योंकि पुराने अधिनियम 1940 का अंतरराष्ट्रीयकरण यहाँ पे है। अतः यह धारा इस अधिनियम की सबसे लंबी धारा है। ये जो धारा है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, उसकी ये जो धारा 11 है सबसे बड़ी धारा है। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि जैसे धारा 11 और जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कोष्टक में बंद, तो ये हो गई उपधारा। तो इसी प्रकार से 11 धारा 11 की 12 उपधाराएं हैं। ठीक है, अब उन 12 उपधाराओं को हम पढ़ेंगे। अतः यह धारा इस अधिनियम की सबसे लंबी धारा है, जिसमें निम्नलिखित 12 उपधाराएं हैं। आगे देखते हैं।
धारा 11(1) के अनुसार अधिनियम 1996 के द्वारा माध्यस्थम विधि का अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीयकरण मतलब एक ये भी समझा देता हूं, डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके माइंड में, एक भी, सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या होता है कि ये जो हम मध्यस्थम लेते हैं ये अपने देश का भी ले सकते हैं और विदेश का भी ले सकते हैं। ठीक है, सही है। दूसरी बात, ये जो हम मध्यस्थता करते हैं ये अपने देश की भी कर सकते हैं और विदेश की भी कर सकते हैं। भाई, जब हम विदेशी व्यक्ति को अपने विवादों को सुलझाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, तो क्या हमारे देश के व्यक्ति अन्य देश के समझौतों को सुलझाने के नहीं विवादों को सुलझाने के लिए नहीं जा सकते? समझौता करने के लिए नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1996 के द्वारा मध्यस्थम विधि का अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। अब पक्षकारों को यह स्वतंत्रता है कि वे किसी भी राष्ट्र के नागरिक को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। क्या हुआ है, जो हमारा लॉ है, कौन सा, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, ये जो है अंतरराष्ट्रीय विधि से मिल चुका है, अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है, राष्ट्रीयकरण इसका हो चुका है, इसमें मिल चुका है। मिलने के बाद भाई दोनों देश और विदेश की जो विधि है एक समान सी हो गई है। उसके आधार पर कोई भी पक्ष, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, चाहे एक ही देश के व्यक्ति हो, अगर इनका मन करता है तो ये विदेशी व्यक्ति को भी समझौता कराने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 11(2) के अनुसार, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से ध्यान से इसलिए समझा रहा हूं, यह क्वेश्चन आपके आर्बिट्रेशन की जड़ है, बेसिक है आपका। अगर आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अगर देख लिया तो आप अन्य कोई क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देगा, आप अपनी तरफ से उसे सेट करके आ जाओगे। ठीक है, अपनी तरफ से अच्छे नंबर का उसे करके आ जाओगे। धारा 11(2) के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करती है तथा इस धारा में पक्षकारों की नियुक्ति के संबंध में पक्षकारों को संपूर्ण स्वतंत्रता देती है। देखो, 11(1) में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति विदेश का मध्यस्थ ले सकता है, वहां पर इतना बोला गया है कि आप विदेश से भी कोई मध्यस्थ बुला सकते हो। 11(2) में बोला है कि आपको बुलाने की पूरी शक्ति है, आपको पूरा अधिकार है उसे बुलाने का। इस धारा में पक्षकारों की नियुक्ति के संबंध में पक्षकार संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अब यहां पर एक बात आपको थोड़ा सा डाउट लग रही होगी, आप कंफ्यूज होगे कि सर यहां पर आपने बोला है इस धारा में पक्षकारों की नियुक्ति। सर ये तो पहले से ही पक्षकार हैं, ए पक्षकार और बी पक्षकार। ठीक है सर, इन्हें तो मध्यस्थ की नियुक्ति करनी थी, आप कह रहे हो पक्षकार की नियुक्ति करनी है। नहीं, समझो इस बात को। अब थोड़ा सा इस पे डीपली जाते हैं, थोड़ा सा और गहराई में। इस धारा में पक्षकारों की नियुक्ति मतलब ये अपने पक्ष से मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, ये अपने पक्ष से मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। ठीक है, सपोज करो ए ने एक नियुक्त करा और बी ने भी एक नियुक्त करा, टोटल कितने हुए? 2। लेकिन हमारा 11A क्या कहता, 10A क्या कहता है कि जो मध्यस्थम की जो संख्या होगी वो विषम होनी चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1A का 1 है और B का 1 है, ये दोनों मिलकर ये जो 2 हैं, ये तीसरा पक्षकार अपनी तरफ से नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो इस बात को समझो। इस धारा में पक्षकारों की नियुक्ति के संबंध में
भाई ये पक्षकारी तो हो गए, ये ए का पक्षकार हो गया, ये बी का पक्षकार हो गया। समझ में आई ना बात? अब नियुक्ति के संबंध में पक्षकारों को संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। या आप इसे कोष्टक में और थोड़ा डीपली समझने के लिए मध्यस्थ मध्यस्थ कर लेना, ठीक है? अपनी समझ के लिए बोल रहा हूं, समझने के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, धारा 11(3) के अनुसार एक चीज और देखना, जितना जितना पॉइंट रहेगा उतना उतना आपकी धारा बढ़ती रहेगी। 3 है 11(3) हो जाएगा, 4 आएगा 11(4) हो जाएगा, 5 आएगा 11(5) पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से भी ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3, धारा 11(3) के अनुसार यह उस दशा में लागू होता है जहां 3 मध्यस्थों के साथ एक मध्यस्थ करार असफल हो जाता है, तो वहां प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार है। यह उस दशा में लागू होता है जहां एक 3 मध्यस्थों के साथ एक मध्यस्थ करार असफल हो जाता है। तो असफल मतलब भाई 3 नियुक्त करने थे लेकिन एक असफल हो गया है, मतलब एक जो है मिला नहीं है। असफल का मतलब है भाई एक इसने बुला लिया, एक इसने बुला लिया, एक के लिए क्या हो गए? असफल रह गए। भाई 3 नियुक्त करने थे, हमें विषम करने थे, एक के लिए असफल हो गए। तो वहां प्रत्येक प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार है, यहां पे ध्य और कर लेना, यहां पर अधिकार कर लेना, अकीकार हो गया है ये, अधिकार है कि वह एक एक मध्यस्थ की नियुक्ति करें तथा इस प्रकार नियुक्त 2 मध्यस्थ एक तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो अध्यक्षीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा, ठीक है? देखो एक एक तो ये नियुक्त करेंगे दोनों, और ये जो 2 मिलकर एक अलग व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, ये क्या होगा? इनका सबसे बड़ा मध्यस्थम बनेगा और इसकी बात सर्वोपरि रहेगी, ठीक है? आगे चलते हैं। पॉइंट 4, धारा 11(4) के अनुसार जब 2 नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर अपनी नियुक्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर सहमति नहीं हो पाते हैं तो पक्षकार को अनुरोध पर नियुक्त मुख्य न्यायाधीश या किसी व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा नामांकित किसी संस्थान द्वारा की जाएगी। देखो यहां पर इस पॉइंट को और समझना है हमें अच्छे से। जैसे ए ने एक पक्षकार अपना पक्षकार मध्यस्थ नियुक्त करा और बी ने भी एक करा, लेकिन ये दोनों मिलकर, ये 2 जने मिलकर तीसरा पक्षकार नियुक्त करने में क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। तब ये दोनों पक्षकार मिलकर या इनमें से कोई एक पक्षकार, दोबारा से समझो, और ये जो 2 हैं 30 दिन के अंदर एक नया तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल हैं, तो जब 2 नियुक्त मध्यस्थ, भाई 2 तो हो ही गए नियुक्त, दोनों के एक एक, जब 2 नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर अपनी नियुक्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर सहमत नहीं हो पाते हैं, भाई 30 दिन हो गए इन दोनों को लेकिन तीसरे मध्यस्थ के लिए सहमति नहीं हो पा रही है, तो पक्षकारों के अनुरोध पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या किसी व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा नामांकित किसी संस्थान द्वारा की जाएगी। या तो न्यायाधीश नियुक्त करेगा या न्यायाधीश के द्वारा कोई व्यक्ति है या नामांकित किसी संस्थान द्वारा उस तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो मध्यस्थम बनेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, धारा 11(5) के अनुसार इसमें मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या किसी से संस्था से तात्पर्य, इस चीज को समझना भाई, इस बात को समझना इस क्वेश्चन की। ए ने एक मध्यस्थ नियुक्त करा, बी ने एक मध्यस्थ नियुक्त करा, इन दोनों ने मिलकर, ये 2 हो गए, इनको आदेश दिया गया कि आप 30 दिन के अंदर, आदेश मान लो या इनका कर्तव्य मान लो कि आप 30 दिन के अंदर
एक तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करो, क्योंकि धारा 10(1) ये कहती है कि जो मध्यस्थों की संख्या वो होगी विषम। तो उसके आधार पर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हमने एक एक तो आपको नियुक्त कर लिया है, आप एक और नियुक्त कर दो। लेकिन ये जो दोनों हैं ये रहते हैं असफल। ठीक है, तो ये दोनों हो गए असफल। तो पक्षकार ए और पक्षकार बी ये एक याचिका लेकर जाएंगे। कहां पर? न्यायालय जा सकते हैं, या न्यायालय ने कोई ऐसी संस्था बनाई हुई है जो इनके मध्यस्थ के लिए नियुक्त हो, वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो उसके आधार पर ये न्यायालय या ये संस्था उस तीसरे व्यक्ति की व्यवस्था कराएगी। ठीक है, एक हो गया, और ये तीसरे की व्यवस्था कराएगी, तीसरे मध्यस्थ की। इस तीसरे मध्यस्थ को बोलेंगे मुख्य मध्यस्थ। भाई इन सब में बड़ा होगा, ये तीनों में सबसे बड़ा। भाई दो ये हो गए, एक खुद ये तीसरा हो गया, और तीनों में सबसे बड़ा ये तीसरा ही होगा। ठीक है, आप समझते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या किसी संस्था से तात्पर्य है। मुख्य न्यायाधीश में उच्चतम या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा किसी व्यक्ति व संस्था से तात्पर्य है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस विषय में नामांकित किसी व्यक्ति या संस्था से है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स पॉइंट है, धारा 11(6) के अनुसार यदि पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमत हो गए हैं। भाई दोनों पक्षकार अब क्या है, ये भी दोनों जो है सहमत हो गए। भाई हाँ, अब तो हमारे विषम हो गए और सहमत हो गए। आगे चलते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त व्यक्ति या संस्था इन्हें सौंपे गए कार्यों को या करार के अंतर्गत उनसे अपेक्षित कार्य करने में असफल रहते हैं, तो एक पक्षकार पुनः उचित उपाय का इससे अनुरोध करता है। भाई ये अब सहमत हो गए कि भाई हम तीन हो गए, अब हम कार्य करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति है या इनमें से कोई तीसरा व्यक्ति इस करार के द्वारा इनकी मध्यस्थता को सुलझाने में असफल रहते हैं, तो अन्य पक्षकार को मध्यस्थता से बचने की अनुमति नहीं है, जिसका मुख्य उद्देश्य नियुक्त प्रक्रिया के प्रावधान करना है, जिससे मध्यस्थ की नियुक्ति में विलंब से बचा जा सके। भाई सपोज करो ये जो तीसरा है ये असफल रहता है किसी कार्य को करने में। ठीक है, इन दो पक्षों में से कोई एक पक्ष ऐसा होगा कि भाई ये जो है समझौता जो है असफल हो जाए, शायद उसके पक्ष में जाने वाला हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बोला है तो अन्य पक्षकार को मध्यस्थता से बचने की अनुमति नहीं है, जिसका मुख्य उद्देश्य नियुक्त प्रक्रिया के प्राविधान करना है, जिससे मध्यस्थ की नियुक्ति में विलंब से बचा जा सके। भाई जो देरी होगी, भाई ये इनमें से कोई भी एक पक्ष जिसका स्वार्थ छुपा हो, हालांकि हैं तो सहमत लेकिन किसी का स्वार्थ छुपा हो, असहमत हो, तो इससे क्या होगा, विलंब होगा। इस विलंब से बचने के लिए निर्णय किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, धारा 11 उपधारा 7 के अनुसार इसमें मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या किसी संस्था के इस विषय में किए गए निर्णय को अंतिमता प्रदान करती है तथा निर्णय की कोई अपील नहीं होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में असफल हो जाते हैं, तो ए और बी पक्षकार इनमें से कोई भी अनुरोध द्वारा न्यायालय या किसी संस्था द्वारा तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति करवाते हैं। और अगर इसने किसी भी प्रकार से निर्णय दे दिया, ठीक है, उसके आधार पर इसमें मुख्य न्यायाधीश, भाई ये कौन कैसा न्यायाधीश है, मुख्य मध्यस्थ या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, भाई या तो ये स्वयं जाएगा मुख्य न्यायाधीश है, या ये अपना कोई अन्य व्यक्ति यहां पर भेज दे।
किसी व्यक्ति या किसी संस्था के इस विषय में किए गए निर्णय को अंतिमता प्रदान करती है। भाई ये जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य मध्यस्थम जो है, या तो ये स्वयं जाए या अपना किसी सदस्य को भेजे या किसी संस्था को भेजे वहां पर, तो इनका जो निर्णय होगा अंतिमता प्रदान करती है तथा निर्णय की कोई अपील नहीं होगी। फिर ये दोनों पक्षकार दोबारा से अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट 8 11.8 के अनुसार यह उस समय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन निर्धारित करती है। उस स्थिति में जहां पर ये एक दूसरे से परेशान हो, डाउट हो या कोई मतभेद हो, तो ये क्या करती है, मार्गदर्शन निर्धारित करती है। 11.8 के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो मध्यस्थों को और पक्षकारों को सलाह देती है, उनका मार्गदर्शन करती है जहां पर ये भटक रहे होते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश अपना, भाई सपोज करो 3 न्यायाधीश हैं, ठीक है, या 5 हैं। अब ये निर्णय भाई दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंदर गए, निर्णय देने लगे, और इनका जो विवेक है और ज्ञान है ये कहने लगा कि यार किसके पक्ष में जाएं, दोनों के पक्ष क्या हैं, मजबूत हैं। तब इनका मार्गदर्शन करती है, कुछ पॉइंटों को ऐसे पकड़ाती है, ऐसे उपाय बताती है जिससे अपना निर्णय दे सकें। ऐसे निर्णयों की यहां पर व्यवस्था की जाती है। नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन निर्धारित करती है। दूसरी बात, इनके विवेक के आधार पर निर्णय करती है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और ऐड होता है, अगर किसी कारण से तीसरा मध्यस्थ नहीं मिलता है या एक भी मध्यस्थ नहीं मिलता है, तो यह धारा मध्यस्थ के लिए या अन्य मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करती है, या इनकी नियुक्ति हो जाती है और ये जो मध्यस्थ हैं ये कंफ्यूज होते हैं निर्णय देने में, तो इनका भी मार्गदर्शन करती है। ठीक है, दो कार्य करती है ये। पॉइंट 9 धारा 11.9 के अनुसार यदि मध्यस्थ करार के पक्षकार 2 विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति या संस्था उस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करेगा जिसकी नागरिकता मध्यस्थ कार्रवाई के पक्षकारों की नागरिकता से भिन्न हो। जैसे 2 देश हैं, ए पक्षकार और बी पक्षकार, ये देश बी है, सॉरी ये देश ले लो, तुम भारत ले लो, और ये तुम ले लो अमेरिका। ठीक है, 2 देश हैं, भारत और अमेरिका। भाई इनको अधिकार है पक्षकारों को अपने अनुसार मध्यस्थ चुनने का। तो ये जो ए पक्षकार है ये कहां का निवासी है, भारत का, तो ये भारत का मध्यस्थ नहीं चुन सकता है, ये यहां से चुनेगा। और ये जो बी है ये अपने देश का नहीं चुन सकता, ये यहां से चुनेगा। ठीक है, और ये जो दोनों मिलकर किसी अन्य को चुनेंगे, किसी अन्य देश के व्यक्ति को ना, जैसे मान लो लंदन से ले लिया ऐसे, या कनाडा से ले लिया। ठीक है, पहले तो ये अलग अलग लेंगे, ये इधर से लेगा, ये इधर से लेगा, और ये दोनों फिर मिलकर एक अलग अलग चॉइस करेंगे। यदि मध्यस्थ करार के पक्षकार 2 विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति या संस्था उस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करेगा जिसकी नागरिकता मध्यस्थ कार्रवाई के पक्षकारों की नागरिकता से भिन्न हो। ये जो पक्षकार हैं इनसे क्या हो, भिन्न हो। इसका उद्देश्य निष्पक्ष तथा स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति किया जाना है जिससे पक्षपात की संभावना को समाप्त किया जा सके। जैसे कोई अपने पक्ष मतलब अपनी तरफ का पक्ष ना ले ले। इसमें एक 2 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट क्या हो गया, ए भारत का निवासी है, बी अमेरिका का निवासी है, तो ये अपने मध्यस्थ दूसरे देश से लेंगे, और ये दोनों देश मिलकर
किसी तीसरे देश को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। ठीक है, एक बात और, ये ए है, ये बी है। ए भारत का है और बी अमेरिका का है। ए ने अपना जो मध्यस्थ है वो भारत से ही ले लिया है एक, ठीक है, और बी ने अपना मध्यस्थ जो है अमेरिका से ही ले लिया है। भाई अब ये निर्णय करने बैठेंगे तो पक्षपात तो जरूर होगा। इसके लिए अब क्या उपाय किया है कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे देश का एक मध्यस्थ लेंगे, जैसे कनाडा का, और ये कैसा होगा, मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ होगा। ठीक है भाई, दो कैटेगरी बन रही है, या तो पहले से अलग अलग ले लिए जाएं, या अगर इन्होंने अपने देश के ही नियुक्त करे हैं तो ये दोनों मिलकर किसी तीसरे को विषम मध्यस्थ बनाने के लिए तीसरा लेंगे मध्यस्थ, जिससे कि आपस में कोई पक्षपातपूर्ण ना हो सके। आगे चलते हैं। धारा 11 उपधारा 10 के अनुसार इसमें मुख्य न्यायाधीश को सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए उचित योजना बनाने तथा उसे लागू करने का प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। ये मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो दोनों पक्षकारों के द्वारा नियुक्त किया जाए। ठीक है, ये भाई ये दो हो गए, इन्होंने ये तीसरे को नियुक्त करा। इसके द्वारा नए नियम बनाने का प्रावधान करने का अधिकार होता है, इसलिए यह प्रशासनिक प्रकृति का अधिकार है तथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार योजना प्रशासनिक योजना है जो इस ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है। दोबारा सुन लो, मुख्य न्यायाधीश द्वारा योजना बनाने तथा उसे लागू करने का प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। ये जो मुख्य न्यायाधीश है इसे योजना बनाने और नए नियमों का प्रावधान करने का अधिकार है। आगे चलते हैं। 11 धारा 11 उपधारा 11 के अनुसार उस परिस्थिति का हल बताती है जहां कार्य करते हुए मध्यस्थ करार के पक्षकार भिन्न भिन्न न्यायाधीश से संपर्क स्थापित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भाई जब जो यहां पर बोला है मध्यस्थ करार के पक्षकार, भाई जो अपना न्याय करवाना चाहते हैं, पक्ष ए पक्ष बी भिन्न भिन्न न्यायाधीश के संपर्क स्थापित करते हैं। भाई ये अलग से संपर्क स्थापित कर रहा है, ये अलग से संपर्क स्थापित कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश कार्य करने के लिए सक्षम होगा। भाई जैसे दोनों पक्षकारों ने अलग अलग संपर्क साध रखे हैं अपने अपने अलग अलग मध्यस्थ से, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये तीसरा, ऐसी परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश कार्य करने के लिए सक्षम होगा जिसे सर्वप्रथम संपर्क किया गया है, जिसके सामने अनुरोध किया गया था और जिसने स्वीकार किया था, उसे ही इस उपधारा के अंतर्गत कार्य करने की सक्षमता प्राप्त होगी और वही इस कार्य को संपन्न करेगा। देखो दोनों ने अपने अपने मध्यस्थ, यानी न्यायाधीश में मध्यस्थ का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, दोनों ने अपने अपने न्यायाधीश नियुक्त कर लिए और ये इनसे संपर्क बनाए हुए हैं कि मेरे पक्ष में होगा, मेरे पक्ष में होगा, लेकिन इन दोनों ने एक तीसरा मुख्य न्यायाधीश बनाया हुआ है, जो भी निर्णय लेगा इसके द्वारा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 11-12 के अनुसार यह धारा मुख्य न्यायाधीश शब्द को स्पष्ट करती है। यदि मध्यस्थ की विषय वस्तु अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ से संबंधित है तो मुख्य न्यायाधीश को किया जाने वाला संदर्भ भारत के मुख्य न्यायाधीश जाएगा तथा यदि मध्यस्थ करार की विषय वस्तु देशी वाणिज्यिक मध्यस्थ करार से संबंधित है तो संदर्भ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। देखो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, उसे देखते हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य है, अगर समझौता, देखो यहां पर बोला है समझौता या कोई निपटारा,
या कोई सुलह ऐसी है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, देश और एक विदेश, दो पक्ष हैं, ठीक है, तो ऐसा मामला किसके पास जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, ठीक है, इसके द्वारा। तो मुख्य न्यायाधीश को किया जाने वाला संदर्भ भारत के मुख्य न्यायाधीश जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर मामला देश के अंदर अंदर ही है, जैसे भारत देश है और भारत के ही दो पक्ष हैं, ए और बी, तो ऐसा मामला उच्च न्यायालय जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास जाएगा, जो मध्यस्थम करेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर विदेशी स्तर पर है, दोनों ने अलग अलग देशों के व्यक्ति चुन रखे हैं या अपने अपने देश के व्यक्ति चुन रखे हैं, और थोड़ा सा और हिंट में बता देता हूं, जैसे एक हो गया लंदन और एक हो गया कनाडा, ये दो देश हैं, ठीक है, इनकी मध्यस्थता होनी है। अब ये ए पक्ष है, ये बी पक्ष है, एक ने लंदन को चूज करा, एक ने कनाडा को, ये दोनों मिलकर अगर विदेश, भाई ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का वाद है, अंतरराष्ट्रीय है, अगर ये मिलकर अगर भारत के किसी मध्यस्थ को चुनना चाहें तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनेंगे, ठीक है। अब बात आपकी समझ में आ गई होगी, भाई ये लंदन का है, ये कनाडा का है, भाई दोनों अंतरराष्ट्रीय लेवल के पक्ष हैं और अंतरराष्ट्रीय सुलह होनी है इनकी, तो ये दोनों मिलकर अगर नियुक्त करना चाहें तो ये भारत के पास आते हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जाएगा। अगर बात देश की है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं यूपी और हरियाणा, ठीक है, इन दो के विवाद हैं, तो ये उच्च न्यायालय जाएंगे, ठीक है, उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई भी जो न्यायाधीश होगा, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, वहां पे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा, और चलते हैं आगे, थोड़ा सा रह गया है। जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत धारा 2(1) के खंड ड में परिभाषित मुख्य न्यायालय स्थित है। तो वर्णित मुख्य न्यायालय स्वयं उच्च न्यायालय है, तो ऐसे देश वाणिज्यिक मध्यस्थम कार्रवाई के संदर्भ में उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। दूसरी बात, यहां पर क्या बोला है, जैसे समझौता हो रहा है, दो पक्ष हैं, अब यहां पे यूपी हरियाणा काट दो, ठीक है, जैसे यूपी है, यूपी के ही दो पक्ष हैं, पक्ष ए और पक्ष बी, तो खंड धारा 2(1) खंड अड़े के अनुसार क्या कह रहा है, अगर इन्होंने अपना एक मध्यस्थ चुन लिया है कहीं से, इसने भी कहीं से एक मध्यस्थ भारत में से चुन लिया है, दोनों को मिलकर अगर कोई चॉइस करेंगे तो भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चूज करेंगे, ठीक है। ये किसे देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश कहां का होगा, जो तीसरा होगा यूपी से ही होगा, ठीक है, तीसरा जो उच्चतम न्यायालय का होगा, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, उच्च न्यायालय, ठीक है। भाई यूपी के ही दो पक्ष हैं, दोनों ने एक एक अपना मध्यस्थ चुन लिया है, तीसरा अगर ये चुनेंगे तो ये यूपी के ही क्षेत्र में चुनेंगे, क्योंकि ये घटना कहाँ की है, यूपी की है, तो यूपी के ही उच्च न्यायालय का एक तीसरा न्यायाधीश होगा, या इनके द्वारा नियुक्त कोई तीसरा व्यक्ति होगा, या कोई संस्था का प्राधिकारी होगा, ठीक है। यहां पर बोला गया है जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत धारा 2(1) के खंड ड में परिभाषित मुख्य न्यायालय स्थित है, तो वर्णित मुख्य न्यायालय स्वयं उच्च न्यायालय है, तो ऐसे देश वाणिज्यिक मध्यस्थम कार्रवाई के संदर्भ में उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक पॉइंट लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, भाई यहां पर राज्य का भी समझा दिया है,
मैंने यूपी के अंदर के 2 पक्ष भी समझा दिए हैं, विदेश के भी समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो बेस है आपके पूरे एक्ट में घूमेगा। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप इसे अच्छे से कर आओगे। एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लिया तो आप पेपर को बहुत ही सरलता से आसानी से कराओगे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।